जी से। हाँ। अभी हम लोग कल तक जो हिस्ट्री का सारा देख रहे थे मॉडर्न इंडिया का, अभी हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे जो बचा हुआ था कल वाले पोर्शन में आगे का, भारत में परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसमें हम लोग सड़क परिवहन देखते हैं, रेल परिवहन देखते हैं, जलमार्ग परिवहन देखते हैं और वायु मार्ग परिवहन देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ना तेल मार्ग, जो तेल का होता है ना, जो पाइपलाइन के थ्रू, गैस और तेल का पाइपलाइन के थ्रू, उसको भी हम लोग सब इसी समय रखे पड़ते हैं। तो आइए भारत में परिवहन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो मंत्रालय है उसके अनुसार ये 63.63 हो चुका है, 63.63, 63.63। अब ये वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 दे रहा है, उसमें तो 2019 के हिसाब से दे रहा था। खैर जो भी है, ये तय है कि 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें हमारे यहाँ हैं। और का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य सड़कें, जिसमें जिला लेवल की सड़कें होती हैं उनको अन्य सड़कें कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, इसके निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, ठीक है, लगभग 2% है, ये 2.1% है एग्जैक्टली, ठीक है, 2.1% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल सड़कों के मामले में लंबाई में ये केवल 2.1% ही है, 2.1%। लेकिन ये पूरे ट्रैफिक का जो है नेशनल हाईवे, ये कितना यातायात संपन्न कराती है? 40%, ठीक है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। इस हाईवे का पुराना नाम NH7 था, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होता था, NH7। अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? NH44। और एक जानकारी क्या है कि जो ऑड सड़कें होंगी वे वेस्ट से ईस्ट वाली हैं, और जो नॉर्थ से साउथ वाली हैं उनका नंबर इवन है। यानी 44 जो है वो श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी जा रहा है, तो वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ इवन नंबर, सम संख्या, और वेस्ट से ईस्ट ऑड नंबर। तो जब भी आप देखना कि किसी रोड का नंबर अगर 3 हो, 5 होगा, नेशनल हाईवे 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, तो वो उसको देखना कि वो पश्चिम से पूरब जा रहा है ना। और अगर उसका नंबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो वो नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये किया गया है 2010 से, सारा नंबर जो है क्या कर दिया सरकार ने, चेंज कर दिया है अपने पैमाने के हिसाब से। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH44। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर से भारत के दक्षिणी को कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक को जो है ये टच करता है, ठीक है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर है, ठीक। यह राजमार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहां कहां जा रहा होता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तक जाता है। अब देख लेना, इन सभी राज्यों में जो है केरल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करेगा, ये जितने भी राज्य और यूटीज हैं सबका नाम 3 का निकाल देगा और एक चौथा डाल देगा, कहेगा कि बताओ ये कहां से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें देखिए कि गुजरात नहीं है, इसमें जो है आपको क्या नहीं है, केरल नहीं है। तो इन सब चीजों पे नोट कर लेना, यही सब आपका जो है क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? 44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये जम्मू कश्मीर से पंजाब आया, हरियाणा आया, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है,
तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों है इसमें, और कर्नाटक भी है, और उसके बाद सीधे तमिलनाडु आता है। केरल ये गायब है। तो इसमें हम लोग क्या देखे कि न तो गुजरात है और ना ही उधर केरल है, इसको ध्यान देना। और फिर गोवा भी नहीं है, फिर गोवा भी नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन का कैसे यहां क्वेश्चन निकाल सकता है, दे देगा कि जो NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जाती है, बताइए इसमें से कौन राज्य को टच करता है। और ऑप्शन क्या दे देगा, गोवा, गुजरात, केरल, और कोई एक राज्य डाल देगा तेलंगाना। अब हम लोग को लगेगा कि वो तो सीधे आ रही तेलंगाना, उधर चला गया, या आंध्र प्रदेश, और ये इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, केरल उरल किसी को लगा देंगे या गुजरात लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का गलत, और हम लोग को लगाना क्या होगा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। आई बात समझ में। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि फंसे नहीं मामला। तो कहने का मतलब है कि पढ़ते हम लोग सब लोग हैं, लेकिन जो उसमें सार पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं एग्जामिनर के दिमाग से कि इसमें क्वेश्चन क्या निकाला जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन यही निकाला सकता है। तो आपका पीटी निकलना इस बात का सूचक होता है कि आपका दिमाग कुछ काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एक बात कह रहे हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि जिनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनका अभी तो इसलिए कि तैयारी का पूरा बदल गया ना तरीका। अभी जो हम बताएं ये ठीक लगा कि नहीं लगा, कि आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ये सभी राज्य देखो क्रम में दिए गए हैं, ये सभी राज्य सीक्वेंस में दिया गया है, नॉर्थ से साउथ का, याद रखना, नॉर्थ से साउथ का। तो आप मैप देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को मिला करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। अब इसमें कई सारे नेशनल हाईवे जो है वो सम्मिलित हो गए हैं। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। 0 माइल स्टोन को कहां स्थापित किया गया था, नागपुर में, भारत के बीचों बीच में, और वहीं से वो माप लेते थे पूरा कि यहां से वहां, वहां से यहां का। भारत के सर्वाधिक 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग आइए देखते हैं। NH-44 3745। देखो जो NH-44 है वो कहां से कहां जा रहा है, श्रीनगर से नॉर्थ से साउथ आ रहा है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है ना 44। चलो 27 कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है, ऑड है ना। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, क्या कह रहा है, पोरबंदर से सिलचर, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, 27 क्या है, ऑड है। तो हम गलत बोले नहीं ना, तो अभी तक ध्यान दिए थे, ठीक। अब चलो NH-48 क्या है, इवन है, तो ये नॉर्थ से साउथ जाना चाहिए। चलो आइए देखते हैं। दिल्ली से चेन्नई नॉर्थ से साउथ जा रहा है, समझ आया कि नहीं आया। मान लो कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉर्थ से साउथ जो है सड़क इधर से आएगी कि उधर से जाएगी, तो क्या करें। तो वही कह रहा है ना, इधर कोई नहीं ना बताया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि घोड़े खा रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से चेन्नई, ठीक है, NH-52, ठीक है। देखो संगरूर पंजाब से अंकोला महाराष्ट्र, नॉर्थ से साउथ है। अरे पंजाब नॉर्थ में, महाराष्ट्र साउथ में भाई, ठीक है। NH-30 ये भी क्या है, इवन है। तो देखो सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम, साउथ इब्राहिमपट्टनम कहां होगा, कावेरी पट्टनम, इब्राहिमपट्टनम, ये सब विशाखापट्टनम, ठीक है। NH-6 फिर ये भी क्या है, ठीक है। जोरहट से सीलिंग ये भी वैसे ही है, ऊपर से नीचे का छोटा छोटा सब है, मैंने अपना जो ये NH-53 क्या है, ऑड है। ये क्या होगा, वेस्ट से हजीरा गुजरात, पारादीप उड़ीसा, गुजरात, ऐसे है कि नहीं है। 53 16 फिर नॉर्थ से साउथ जाएगा। देखो बंगाल से चेन्नई, बंगाल ऊपर है, चेन्नई नीचे है, जा रहा है ना।
NH66 पनवेल से कन्याकुमारी, पनवेल गोवा कन्याकुमारी ऊपर से नीचे, तो गलत बोले? नहीं बोले। तो NH44 याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा NH27, भाई इतना ही याद रखिएगा। एक रख सकते हैं दिल्ली से चेन्नई 48, बस इतना, ये शुरू का तीनों याद रख लो, बस इतना काफी है। NH44, NH27, NH48, बस इसे ज्यादा मत याद रखिए। एक यहां ये पूछ सकता है आपको 1781 हजरा से पारादीप, और एक ये कलकत्ता से चेन्नई वाला NH16, क्योंकि दो महानगरों को जोड़ रहा है, बंगाल से चेन्नई को जोड़ रहा है 1711। देखिए बंगाल से चेन्नई एकदम सीधा है मामला, 1711 कोई बहुत नहीं कि 3000 4000 किलोमीटर दूर है। बंगाल से चेन्नई 1711 ही है, कोई 3000 किलोमीटर नहीं है एकदम उतना पूरा लंबा। खाली ऊपर का 3 याद रख लेना, नीचे का देख लेना हल्का फुल्का। हाँ NH19 देखो दिल्ली से कोलकाता है, क्योंकि चूंकि किसको जोड़ रहा है? दोनों महानगरों को। अब देखो NH19 क्या है? ऑड है, तो दिल्ली से कोलकाता क्या है? बट वेस्ट टू ईस्ट, दिल्ली है, कोलकाता है। दिल्ली से चेन्नई बोल रहे हैं कि हम? नई दिल्ली से कोलकाता बोल रहे हैं। 19 जो है इवन नंबर है, दिल्ली से कोलकाता पढ़ा रहे हैं कि हम वो पढ़ा रहे हैं? हम यहां कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, वो तो अब अभी हम खींचे हैं आपके करने पर। ये कह रहे हैं दिल्ली से कोलकाता जो है ऐसे है, वेस्ट से ईस्ट है, तो NH19 हुआ। तो अब ये कंफर्म हो गया ना कि ऑड नंबर रहेगा तो वेस्ट टू ईस्ट, और अगर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगा तो उत्तर से। क्या जी सूरज कुमार, समझ में आ गया ना? ठीक है, ये आज ये अपने चाचा से जाके आप पूछ लीजिएगा, कह बताइए तो, बड़ा पढ़ाई करते हैं, तब समझ में आएगा कि भतीजा जो है अब धीरे धीरे हम पे भारी पड़ रहा है। NH44 पुराना NH1A, ठीक है, में जवाहर सुरंग स्थित है। जब ये जम्मू कश्मीर चल रहा होता है तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में पढ़ते थे ना, बनिहाल दर्रा में, ये वही है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल और काजीगुंड के बीच क्या है? जवाहर सुरंग है। इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसी में बनिहाल और काजीगुंड के बीच में क्या है? बस इतने याद रखिए, ठीक है, जवाहर सुरंग। जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित 9 किलोमीटर और 215 मीटर या ऐसे कुछ है, 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसको याद रखिएगा, 9.2 किलोमीटर NH44 में है चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। संभवतः इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, जहां तक हमको याद आ रहा है, चेनानी नासरी, ठीक है, संभवतः हमको लग रहा है, अब याद के आधार पर हम बोल रहे हैं। यह एशिया की सबसे लंबी 2 डायरेक्शनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल राजमार्ग सुरंग है, दोनों तरफ जाने वाली, उधर से भी और इधर से भी। एक होता है ना कि सिंगल डायमेंशनल है, कि एक ही रास्ता है, 2 रास्ते हैं इसमें। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है, इसलिए नाम पड़ गया चेनानी नासरी। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु, केबल कार वाला सेतु गुजरात राज्य के भड़ौत जिले में नर्मदा नदी पर है, ठीक है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया है। तो अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का नाम क्या है? अहमदाबाद और मुंबई, जिसके बगल में चल रही है देश की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन, देश का पहला बुलेट ट्रेन परियोजना कहां काम हो रहा है? अहमदाबाद टू मुंबई। और बगल में पैरेलल कौन सा रोड चलता है? नेशनल हाईवे
8। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे दो हैं, NH-118 और NH-548। दोनों की लंबाई जो है 5 किलोमीटर है। NH-118 जो है जमशेदपुर के पास है झारखंड में, और NH-548 जो है वो है थाने के पास, नवी मुंबई और थाने, नवी मुंबई और थाने। जमशेदपुर वो है थाने महाराष्ट्र, नवी मुंबई से थाने। अब ये कैसे है देखो, ये जो है NH इसका जो है, ठीक है, ये NH असल में 18 है, याद रखिएगा। 118 असल में क्या है NH, और NH-548 असल में क्या है NH-548। अब समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, हो गया मुंबई हम लोग का यहां है, नवी मुंबई और थाने यहां पर है। अब चूंकि ये 548 है, इवन है, तो जाहिर सी बात है कि इवन है तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। अब देखो NH-48 ऐसे चला NH-48 साउथ, नॉर्थ से साउथ, लेकिन वहां लिखा हुआ है 548, तो ये हुआ NH-48। अब यहां पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, दिस वन इज NH-48। अब NH ये तो 548 बता रहा है। अब देखिए ये है आपका NH-48, चलो चला NH-148, ठीक है, 248, 348, 448, 548, यही जो है कितना है 5 किलोमीटर है। इसीलिए इसका NH का नाम क्या पड़ गया, इस NH का नाम क्या पड़ गया 548। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में 548 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसका मतलब हो गया कि 48 नंबर राजमार्ग का ये 5वीं सड़क है। आई समझ में, इसका मतलब 148, 248, 348, 548, 448 ये सब कहां हैं, सब अगल बगल में है। अब समझ में आया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस चीज को याद रखना। उसी तरह जब हम लोग यहां आएंगे झारखंड में, तो झारखंड में जो NH है वो है 18। क्या है NH, इसका जो पहला ही रूट है ना वो क्या है NH 118, ये भी कितना है 5 किलोमीटर। अब समझ आया, झारखंड में नेशनल हाईवे 18 है, महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे 48 है, उसका जो 5वां नंबर का जो रोड है ना वो है 548, और ये है 118, यानी 18 का ये पहला है, इसलिए संख्या क्या हो गई है 118, 548। लगता है बाप रे इतना नेशनल हाईवे बन गया। तो एक तो आप रट्टा मार सकते हैं, और दूसरा आप ठीक ठाक टीचर से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं कि इवन नंबर कहां है और ऑड नंबर कहां है, ठीक है। इसीलिए भारत का सबसे छोटा NH जो है 18 का, NH-18 का पहला और NH-48 का 5वां सड़क है, 5-5 किलोमीटर। मैप वाई, इसके बाद हम NCERT शुरू करेंगे। क्या जी, NCERT कहा अतुल प्रसाद जी ने बोला है रिटायरमेंट के दिन कि आप लोग लूसेंट नहीं, अब जो है NCERT पढ़ा कीजिए, तब पर भी हम लूसेंट से क्वेश्चन फंसा देंगे, ठीक है। खाली हमको टॉपिक मिलना चाहिए, उसके बाद बाकी को दिमाग हम नहीं देंगे। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। पुराना हमको नहीं याद करना है, जाने दीजिए, पुराना था ना नहीं मतलब है, ठीक, इसको हटा दीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 मीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम जिसके 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जुड़ा गया है। 5846 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई 7522
किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है ऐसे है, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और ऐसे, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, ये इतना जो है ये 5846 है किलोमीटर, ये सब मिला करके चारों, ये और ये 5846। ये 7522 वाला क्या है, कन्याकुमारी से श्रीनगर और पोरबंदर से लेकर के सिलचर, ये दोनों मिला करके 7522 है, 7500। ये गलियारा कहा गया, गलियारा को कहते हैं कॉरिडोर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरिडोर। और ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं भारतमाला परियोजना। क्या है भारतमाला परियोजना? इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी, 25 अक्टूबर 2017 को। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाना है, आर्थिक गलियारा का इकोनॉमिक कॉरिडोर। कितना लंबा? 26,000। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या है? राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, उससे कैपेसिटी में, नए आर्थिक गलियारे का विकास, अंतर गलियारा यानी इन सभी गलियारों को जोड़ने वाला, और फीडर मार्गों का विकास, एक दूसरे को बीच बीच से जोड़ना, ये नहीं कि एकदम कट गया सब, और तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण है, नए एक्सप्रेसवे का, यानी पूरे देश में सड़कों का जाल क्या करना है, बिछा देना है, ताकि आपको कहीं, पहले हमको पटना से हम लोग डेहरी ऑन जाते थे तो मिनिमम टाइम लगता था 6 घंटा, मिनिमम, मैक्सिमम 7, 8, 9 घंटा, अगर आप कोइलवर पुल के जाम में फंस गए तो। अब जो है 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, डिपेंड करता है कि आप किस गति से भाग रहे हैं। यानी सीधे क्या हो गया कि हम लोग जो है नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो 3.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। कितना समय बच रहा है? ठीक है, तो अलवर होके, सॉरी अरवल होके, मुंह से अलवर निकल गया, अरवल होकर के तो सीधे अरवल, और अरवल होते हुए औरंगाबाद दाऊद नगर पहुंचिए, और वहां से सीधे जो है चले जाइए सोन नदी पार करके डेहरी ऑन सोन। ठीक है, बिना, और कई, एक ही रास्ता नहीं, कई रास्ता हो गया है अब, लेकिन सबसे नजदीक का रास्ता होता है कि जो अरवल जिला है सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जाना गया, उसमें जो नहरी सिंचाई, जो नहर खोदा गया है ना, उसके बगल बगल रोड निकलते चली गई है, उसको पकड़िए, पूरे रास्ते में आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, और नेशनल हाईवे उड़ते हुए जो है आप नॉन स्टॉप निकलते चलिए, 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे पूरा बढ़िया। ठीक है, तो ये जो अंतर गलियारा और फीडर मार्ग आप देख रहे हैं ना, फीडर मार्ग, ये सब ना फीडर, यानी कि सब एक दूसरे को कनेक्टिविटी, और आप जिधर निकलेंगे ना उधर से सड़कें एकदम मस्त सड़कें निकलते चले जाएंगी। सेतु भारतम, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी आरयूबी बनाने की है। अभी ये इसको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, इसको अभी रोका गया है। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम, गंगा नदी वाला गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, ये दोनों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इन चारों को आपस में सड़क मार्ग से क्या है, जोड़ना है। इसके तहत 2 लेन वाली सड़क को जो है 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। अभी हम लोग, याद होगा कि जो सड़क जो है धंस गया था, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे, सिक्याल सुरंग जो था, 4 धाम महामार्ग विकास, इसी का काम चल रहा था, जिसमें उत्तराखंड में क्या हुआ था कि मजदूर फंस गए थे, यही वाला। ठीक है, हालांकि उन सभी लोगों को क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। 11 टनल था। अच्छा, अभी दर्पण में हम पढ़ाए हैं, हाँ, फरवरी वाले में।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, अधिसूचना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नोटिफिकेशन, के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया है, याद रखना इसको। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपए से 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान है। ठीक है, तो सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया है 2022 की नई योजना ने। इसमें आपको मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अब जो है नई अधिसूचना, इसमें जो है अब घायल होने पर आपको सरकार की तरफ से भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और ये किस योजना को हटाया है इसने, सोलेटियम योजना 1989 को। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं नेशनल हाईवे वाला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, इसका निर्माण और रखरखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, राज्य सरकार की। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,76,818 किलोमीटर है। कहा जाता है कि ये कुल भारत के कुल सड़कों का ये कितना है, 2.8%। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 2.8%। अभी हम दर्पण में पढ़ा रहे थे तो लिखवाए थे 2.1% राष्ट्रीय राजमार्ग, और स्टेट हाईवे का कितना हो गया टोटल का, 2.8%। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में भी प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, लेकिन सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है, केरल है। केरल है, याद रखिएगा। सड़कों के कुल सड़कों के घनत्व मामले में बिहार भी जो अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र लंबाई में, घनत्व में केरल छोटा है, लेकिन सड़कें ज्यादा हैं। अब बिहार भी वैसे ही है, बिहार में भी सड़कों का घनत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। ठीक, सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या बनाया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ चलाओ और स्थानांतरित करो, BOT। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOT फुल फॉर्म। बिल्ड बनाओ, ऑपरेट चलाओ और स्थानांतरित करो, ट्रांसफर। पहले पता था इसका फुल फॉर्म, अब पता चल गया ना। इसका यही है अभी। वो तो प्लीज टर्न ओवर होता है, कृपया पृष्ठ उल्टे। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। माल परिवहन का लगभग 65%, गुड्स का, और यात्री परिवहन, यात्रियों का 80% जो है कहां से ट्रेवल करते हैं, सड़क मार्ग से ही। अभी भी ट्रेन से नहीं, अभी भी सड़क मार्ग से ही ज्यादातर यात्री जो है ट्रेवल करते हैं। और माल जो जाता है इधर से उधर, गुड्स का ट्रांसफर होता है, उसका 60% जो होता है वो सड़क मार्ग से ही, ट्रक के माध्यम से ये सब माल। तो माल मतलब गुड्स, और यात्री जो है हम लोग पैसेंजर। ठीक है, तो जैसे कम ही लोग जो है वो हवाई जहाज और ट्रेन में जा रहे हैं, ज्यादातर लोग बस ही पकड़ रहे हैं प्रेफर, जैसे बस हो गया, टेम्पो हो गया, ई रिक्शा हो गया, ये सब क्या है, ये सड़क परिवहन है। तो परिवहन हुआ कि नहीं, यात्री हुए कि नहीं जाते समय। खाली ट्रेने में चलने वाला, बड़के बस में चलने वाला यात्री है, टेम्पो में, ई रिक्शा में चलने वाले लोग यात्री नहीं है। तो वही ना करें, हम ही हैं, हम ही तो करें, हम ही सबसे ज्यादा यात्री उसी इतना चलते हैं हम। ठीक, पैसे नहीं, आदमी गाड़ी कहां से खरीदेगा, पैसा रहता तो ही रहते हैं। है उसको बचा लिए ना, गया कहाँ वो। हाँ, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से क्या करना है, जोड़ना है। तो जो जितना 500 की आबादी वाले हैं इन सबको जोड़ देना है बारहमासी सड़कों से, यानी कि सूखा बाढ़ कुछ भी आए सड़कें जो है लगातार चालू रहेंगी, उसको बारहमासी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया है, 1D। अब 1 है तो क्या है, ऑड है ना, तो ऑड है तो कैसे जाएगा, श्रीनगर से लेह, देखिए लेह इधर है, श्रीनगर इधर है, तो वेस्ट से ईस्ट हो गया, इसीलिए 1 है। ठीक, याद रखना। भारत का सड़क जाल आइए देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1,36,440 के आसपास है। कितना परसेंट है कुल का, 2.1%। ये जो है 3 जो लिखा है इसको कर लो 2.8%। ठीक है, चलो ठीक है, 2 और 3% याद रखने के रहेगा। और बाकी 95% में अन्य सड़कें हैं। 59,0539, तो लगभग 60 लाख तो यही हो गया, बाकी ये दोनों हो गया। भारत 2023 में पिछले वर्ष का ही डेटा दिया गया है। ठीक है, ये जो लिखा रहता है ना डाटा, असल में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, डेटा। ठीक है, ये डेटा, दिस इज नॉट डाटा, दिस इज डेटा। तो ये डेटा दिया गया है, लेकिन पेज 1018 में राज्यवार राजमार्गों की सूची में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी बताई गई है, 1,40,995, यानी इससे भी 4,000 4,500 ज्यादा बढ़ गया होगा उतना में। हाँ, तो इसी तो बता रहे हैं। हाँ, 2.8 है, वो कम है। 31 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देखो 1,44,995 किलोमीटर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है वाला देश है। ठीक है, विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़कें हैं, 327। सीमावर्ती सड़कें, जो सड़कें बाउंड्री पर होती हैं, जो सीमा पर, का निर्माण और प्रबंधन जो है BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, BRO, ब्रो। ठीक है, बोर्ड। ठीक, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 तक संगठन ने 29,000 से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया है और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य जो है इसने पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख रखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशी मठ और औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी मीटर है, 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक लंबा रोपवे है। ठीक है, राजगीर इस समय सोचिए कि वो मुश्किल से कितना होगा, 250-300 मीटर होगा, लेकिन ये जो बनाया है वो जो, हाँ, ग्लास ब्रिज, यहाँ जो शांति स्तूप है वहां पर जाइएगा ऊपर वाला में, तो सबसे, जैसे एक तो होता है डिब्बा वाला जो ग्लास में आप पैक रहते हैं, तब 5 लोग 6 लोग अपना बैठ के अपना जा रहे हैं आराम से, लेकिन जो सिंगल वाला रहता है ना, जैसे पैर ऐसे लटका रहता है, आप फंसे रहते हैं, एक बार नीचे देखिएगा ना, लगा है, ठीक है, लगेगा कि अगर गलती से भी अगर टूटा तो फिर सब कुछ टूट जाएगा। और जो राजगीर में एक, जहां पे सफारी है राजगीर, वहां पे जाइएगा तो वहां भी एक रस्सी वाला है, कमर में बांध देता है और आपको जो है सीधे 100 रुपए में क्या करता है, जान लेने का पूरा व्यवस्था कर देता है। ठीक है, ताओ में तो हम सबको जो है गए थे, अपना जो लोग ग्रुप में, हम गए, एकदम डरने की जरूरत नहीं है, चलो हम हैं साथ में आप लोग के। और तो सबसे आगे आगे जो है हम अपना पहुंच गए, और वहां गए तो जब देखे तो हमारा, हम पीछे देखे, मेरा सब चेला सब एकदम एकदम जिंदाबाद गुरुदेव, ये वो, हम कह रहे गुरुदेव कहते हैं, तो पसीना छूटने लगा, सब गर्मी बुला गए गुरुदेव। उसके बाद तब तक वो देख लिया, वो समझ गया, वो लड़का जो था वो पकड़ा बांधा ऐसे किया, हम अरे यार थोड़ा सा सुस्ताने दो भाई, अभी थोड़ा समझो, मतलब ये वो, हम कोई बात नहीं, बैठिए ना भैया, सब अभी आप आराम से आराम कीजिए ना। और उसके बाद धोखाबाज जो है हमको डके
उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसको 2-4 बार मैंने वरदान दिया, और तब तक हम पहुंच गए उस पार। वहां हम कुछ समझाते कहता, तब तक वो पैक उक करके फिर जो है ढकेल दिया, और उसके बाद हम उस पार पहुंचे, जान बची हमारी कैसे तैसे। कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, वो तो हम ही समझ रहे थे कि क्या मजा रहा। आधा घंटा तक हम चुप थे, क्या बात है सर, काहे चुप है? ठीक है, कहे कि हे प्रभु, अब जो है कभी जो है प्रेमानंदी, अब हम कभी ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक मैंने कहने वाला कि मजा आया। तो ये सब हंसी मजाक होते रहना चाहिए। तो भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला, ठीक है, उमलिंग के पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी से लगे। अभी जस्ट क्या बता रहा था पहले, लेह श्रीनगर, लेकिन अब नोट में बता दिया। हम उसमें सोच रहे थे कि हम बता देंगे कि अब वो नहीं, अब ये रह गया, लेकिन अच्छी बात है कि ये खुद ही बता दिया। तो उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला पास, इसको कहते हैं उमलिंगला दर्रा। और ये सब देखना शंकर भगवान का ये शिवलिंग, उमलिंग समझ, उमा, उमा समझ ना, उमा पार्वती। तो उमलिंगला दर्रा, ये पास अंग्रेजी में है, पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में, मोटरेबल रोड, जहां गाड़ी चल सकती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था, लेक टिटिकाका जहां है। यहां उत्तरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है, और हम लोग उससे भी ऊंचा बना लिए उमलिंग दर्रा, उमलिंग। ठीक है, इसको भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। मैत्री सेतु, मैत्री सेतु बांग्लादेश के साथ है। यह फेनी नदी पर बना है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, 1900 मीटर लंबा पुल है। किस नदी पर है? फेनी नदी, जो त्रिपुरा में सबरूप और बांग्लादेश में रामगढ़ यानी चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मैत्री को। ठीक है, किस नदी पर है? फेनी नदी, मैत्री सेतु, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन में आते हैं। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है चाइना के बाद, तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाले विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। एकल स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व, पूरी तरह यह भारत सरकार के नियंत्रण में है। पहले 3 स्थानों पर अमेरिका, चीन और रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? भारतीय रेल। 12 लाख के आसपास कर्मचारी काम करते हैं इंडियन रेलवेज में। पहले संख्या 17 लाख थी, कम कर दिया गया है। ठीक है, अभी पिछले 20 वर्षों में रेलवे में 4 से 5 लाख जॉब को कट शॉर्ट किया गया है। कारण क्या था कि ये जो थे टैक्स पेयर्स पर बोझ थे। तुम्हारा है, नौकरी सरकार ने क्यों हटाई? क्योंकि इनका कुछ काम ही नहीं था। ये बिना काम के ही टैक्स पेयर्स का पैसा जो है उठा रहे थे। सरकार को उनको देना पड़ता है ना सैलरी और पैसा। अभी वो टीचर बहाल हुए 2,19,000, इसमें कितने कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं? लोग जो है स्कूल में जा करके बैठे हुए हैं, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, और उनकी सैलरी कितनी है? 40,000, 50,000। तो आप बिना पढ़ाए चुपचाप बैठ करके क्या कर रहे हैं? वेतन ले रहे हैं। ठीक है, और आपको ये पैसा जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम दे रहे हैं अपना जेब से। ये जनता का पैसा जा रहा है, लोग समझते नहीं है इस चीज को। इनको चाहिए, आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं फर्जी, इनको चाहिए कि हमको 10,000 पेंशन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। अगर आप पूरा उनका कैलकुलेशन मान लेंगे ना, तो लाखों, 1,000 करोड़ रुपया खर्चा बढ़ जाएगा सरकार पर। ये क्या प्रधानमंत्री देंगे? नहीं, ये किस पर बोझ पड़ेगा? हम पर और आप पर। और सब्जियों के और अनाज के दाम क्या हो जाएंगे? बेहद महंगे, अभी से 10 गुना ज्यादा, अगर उनकी पूरी बात हम लोग मान लें तो। ठीक है, और वो क्या कहेंगे कि हम किसान हैं। अब बिहार और यूपी को पते नहीं है किसान। ठीक है, तो वही बोले तो कि उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और ये बात करते हैं किसान की, बिहार के लोग जब जाते हैं वहां तो बिहारी मजदूर कह के ट्रीट किया जाता है, और दूसरा यूपी वालों को भैया बोलते हैं। ठीक, और वैसी स्थिति में वहां पर जा करके जो इनका शोषण होता है वो यही वाले जानते हैं कि कैसे वहां दूसरे प्रदेश में जा करके जो है
काम करते हैं, उस समय इनको किसान और भाईचारा नहीं दिखता है। और अभी क्या है, हम लोग किसान हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी अपने जेब से देंगे। आप जैसे आपने 2,19,000 शिक्षकों की बहाली की, आपने इतने दिनों से क्यों नहीं की थी? 20 साल से आपने नहीं किया था, जबकि आपको 20 साल से करना था। अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो गई होती। अब आप कहां से लाएंगे उनको सैलरी देने के लिए पैसा? क्या? तो वही तो बोल रहे हैं, अगर पहले से करते तो अच्छे टीचर आते। मान लीजिए कि अगर यही तो वही तो कह रहे हैं कि सबका जॉब हो गया, और मान लीजिए कि सिर्फ उनके हाथ में ना एक बटेर लग गया है, कई लोगों के, सबका नहीं कहेंगे, जो लोग बीएड कर लिए थे ना और सीसेट और स्टेट, उनमें से कई के हाथ में बटेर लग गया। और हमने जब देखा कि वो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल सब निकाल लिए, तो अखबार में छपा कि फलनवा जगह के बेटे या बेटी ने जो है एक साथ निकाली 3 नौकरियां। अब बेटी ने कहा है वो करेंगी आईएएस की तैयारी। हम क्या है, तो अयोग्य। तो ये जो होता है ना कि हे प्रभु, अब आप आईएएस की तैयारी करेंगी, तो समझा गया ना कि मतलब 3 गो उनको नौकरी लग गई, और नौकरी लगी कितना से, तो कट ऑफ था 39 100 में। अब ये क्या करेंगी, अब ये आईएएस की तैयारी करेंगी। क्यों? क्योंकि एक साथ इन्होंने 3 नौकरियां निकाल ली। ठीक है, अब ये आईएएस भी निकाल लेंगी। हम कहे बिल्कुल, हम कहे आप ही तो बनेंगे आईएएस, कहां छुपी थी अभी तक, जब तक 2,19,000 लोगों की बहाली नहीं हुई थी। तो अब ऐसे करने में गुस्सा भी बहुत आएगा, अगर मेरा बाद में वीडियो अगर देख लेंगे यूट्यूब पे सब, तो उनको बहुत गुस्सा आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं, बहुत काबिल समझ रहे क्या अपने आप को, इसी ना ऐसी हैं। तो समझ गया। तो अब उनको कौन बताए कि जितनी आप सैलरी उठा रहे हैं उससे ज्यादा हम किराया दे रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे बोले तब बोलेंगे, ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो रेल परिवहन बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक, अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। बेल्जियम में रेल घनत्व, ये सब छोड़ो हटाओ। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है, उत्तरी अमेरिका में अकेले संभाले हुए। और ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। पटरियों की चौड़ाई, बड़ी लाइन 1.676 मीटर, सबसे ज्यादा यही लाइन है भारत में। सबसे ज्यादा लाइन क्या है, यही 1.67 मीटर। मीटर गेज 1 मीटर वाला है, अब ये खत्म है मामला। ये छोटी लाइन है, नैरो गेज 0.610 मीटर। ये जो सीमेंट उमेंट वाला नहीं रहता था सब ले जाने के लिए, टॉय ट्रेन, उसका यही रहता था। अब कितने, यही सब रह गया, 1.676 ही रह गया है। ठीक है, और ये नैरो गेज है 0.610। इसमें भी 2 और रहता है, नैरो गेज में 2 रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी याद इतने को रखिए, 0.6। बड़ी लाइन का मतलब जो है, जो अभी जो हम लोग ट्रेन आती है ना, ट्रेन में चढ़ी हैं, कहां से कहां गई है नॉर्मल, अभी लास्ट में मुजफ्फरपुर, पटना से मुजफ्फरपुर की, गया से पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर। तो जब पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर गई है ना, तो पट्टी की चौड़ाई देखी थी ना, वो बड़ी लाइन है, क्योंकि वो सबसे चौड़ी है। वो कितना है, 1.67 मीटर, 1676 मीटर। ठीक है, और जो केवल 1 मीटर होगा ना, वो मीटर गेज, और जो इतनी को जो होगा ना, इतना, उसको नैरो गेज। अब इस पे क्या चलता है, जैसे आप देखिएगा कि अगर आप कभी नालंदा जिला गई होती ना, हिलसा ये सब साइड में, तो आपको देखिए बीत भर का इतना पटरी मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, उस पे जो है किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो है इधर से उधर चूना पत्थर ले जा रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं, ये सब उसी पे काम होता है। लेकिन जो यात्री रेलगाड़ी है, जो मालगाड़ी सब बड़ा बड़ा, ये सब जो है किस पे होता है, बड़ी लाइन। तो हम लोग जो अमूमन जो देखते हैं जंक्शन, ये सब किस पर है, बड़ी लाइन पर है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल था ना जी। ठीक है, मुंबई से थाने, मुंबई से रेल चली थाने के लिए 34 किलोमीटर। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में, ठीक है, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। ठीक है, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली। ठीक है,
उसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में, ये यात्री गाड़ी एक तरह से मान लो। जो 1825 वाला था ना, वो ना एक्सपेरिमेंट था एक तरह से, ठीक है। स्टॉकटन से डार्लिंगटन, दोनों टन टन, ठीक है। और ये जो है लिवरपूल से मैनचेस्टर। मैनचेस्टर अपना कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए अहमदाबाद को जो है क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, है ना। तो मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी, कर्जन के टाइम में। किसके समय में की गई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम में, इंडियन रेलवे बोर्ड। रेल वित्त को 1924-25 के बाद एकवर्थ समिति, इट इज नॉट एटवर्थ, एकवर्थ, एकवर्थ क कर दीजिए, एकवर्थ, एकवर्थ है उसमें? नहीं है तो लिखेगा कौन जब बोल रहे हैं? तो खाली सुनने से होगा? तो वहां लिखिए बगल में, ये कौन लिखेगा? रेल वित्त को 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर समान राशि अलग किया गया। नहीं है जगह उसमें बचा हुआ, भर दिए हैं सब। वो लिख दिए होंगे कहीं, दीपक जी का है ना, वो कहीं ना कहीं लिखे होंगे उसमें। वो रेल वित्त को 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राशि से क्या कर दिया गया? अलग करेगा। और तब से लेकर 2017 तक ये चलता रहा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, भारत सरकार ने ले लिया। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में फिर से क्या किया गया? मिला दिया गया। तो 25 से लेकर 24 में से लेकर के 2016-17 तक जो है ये अलग रहा था रेल बजट। तो वित्त बजट अलग पेश होता था, रेल बजट, बजट अलग, रेल बजट अलग। भारतीय रेल का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किस पर है? भारतीय रेलवे बोर्ड पर। रेलवे को 18 मंडलों और 73 डिवीजनों में बांटा गया। अब 19 मंडल हो गया है। अब कितना हो गया है? 19 मंडल हो गया है, 73 डिवीजन। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक यानी डीआरएम होता है, ठीक है, डीआरएम। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ये रेलवे का जनरल मैनेजर होता है, ठीक है, प्रत्येक मंडल का प्रधान, हर जोन का। हाँ, तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक। इस दौरान वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हम लोग इसको कैसे याद रखे हैं कि भाई इस ट्रेन में वही जाएगा जिसमें पेशेंस होगा, यानी विवेक होगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपको कितना डिस्टेंस कवर कर लिए? 4286। तो इसमें कौन जाएगा, सफर करेगा? इस ट्रेन में वही सफर करेगा ना जिसके पास विवेक होगा। जिसके पास विवेक नहीं होगा, अधीर होगा, हवाई जहाज से जाएगा। तो अब विवेक एक्सप्रेस देश में सबसे लंबी दूरी जाएगा, याद रखने के लिए कि जिसके पास पेशेंस होगा वही विवेक एक्सप्रेस में चलेगा। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती थी, लंबी दूरी करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी, लेकिन उसका केवल 3726। उसका भी रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया? विवेक। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है जिसका संचालन विभिन्न रूप में किया जाता है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा चला दिया जाएगा तो कहीं पटरिया से उतर ना जाए, ठीक है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। पहले राजधानी थी, फिर उसको तोड़ करके, उसको छोड़ के शताब्दी आई। उसके बाद जो है गतिमान एक्सप्रेस लाया गया, जो आपको दिल्ली का जो है हजरत निजामुद्दीन से जो है आगरा ताजमहल के लिए जो है उसको किए थे, और वो भी उसको भी पीछे छोड़ते हुए अब आ गया वंदे। हाँ, भारत के रेल मंडल और उनके मुख्यालय। भारत के रेल मंडल और उनके मुख्यालय: उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, ठीक है, मुंबई सीएसटी। मुंबई में 2 हैं, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई और मध्य रेलवे सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सी मध्य, चर्च गेट पश्चिम में, चर्च। तो याद रखने के लिए कैसे करेंगे? चर्च जो है ईसाई ज्यादातर कहाँ है? पश्चिम में है, पश्चिमी दुनिया में। तो जो पश्चिम रेलवे है वो चर्च गेट,
और जो छत्रपति शिवाजी वाला जो सी है सेंट्रल है मध्य रेलवे, CST। याद रखने के लिए कोलकाता में हम लोग 3 देखते हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे है, ठीक है, इसके अलावा और कहीं इस लाइन में दिख रहा कोलकाता देखो पूर्व रेलवे है, ठीक, और इसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे है। देखे तो एक शहर जहां टोटल 3 रेल मंडल है वो कौन है? कोलकाता है, उसका मुख्यालय है जहां, ठीक है। किसका किसका है? पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेल, इन तीनों का कोलकाता है, और 2 का मुंबई है, 2 का, जिसमें चर्च गेट पश्चिम रेलवे और CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मध्य। याद रहेगा अब ये? चलो, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी के पास है, मालेगांव कहां है? गुवाहाटी के पास है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, शहर का नाम प्रयागराज है, जंक्शन का नाम इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक में है, बेंगलुरु के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है? हुबली है। बेंगलुरु के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या है? हुबली है, याद रहेगा। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर 9 10। पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये अपना बिहार वाला। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण तट रेलवे जो है विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम। तो चलो, हमको लगता है कि 19 हम जुड़े थे, 18 ही है क्या है? एक कोई एडिशनल था, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम आ गया है ना, मे भी 18 ही हो, मे भी 18 ही हो। नहीं नहीं 18 मैंने बढ़ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, आज से 5 साल पहले भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई थी। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, इसमें केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। जापान की MC मैग्लेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। MC मैग्लेव, ये मैग्नेटिक है इसीलिए मैग्लेव है इसके नाम में, ठीक है। इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। अभी हम लोग 140 से 160-150 कर रहे हैं। जापान कहां पहुंचा हुआ है? 603। हम लोग हवाई जहाज इस गति से जाता है, ठीक है। नहीं, हम लोग यहाँ हवाई जहाज 1000 किलोमीटर टच कर लेता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 9438 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। शुक्र मनाइए कि आज वो लड़का अमित नहीं है, तो फिर चिल्ला देता आप पर। हाँ, शांत रहिएगा, सुनने दिया कि नहीं हमको। तो विश्व का सबसे लंबा, अब उस पर पिटने से क्या होगा? थोड़ी ही मार्क्स मिल जाएगा। 9.2 तो वही ना। अब सोचो कि लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा 9.5 करें 9400 9,500 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो मॉस्को की तरफ लेनिनग्राड और इधर साइबेरिया की तरफ व्लादिवोस्टॉक तक लंबा है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर। अब सोचे कि सड़क मार्ग जो है 63 लाख है, उससे ज्यादा, और ये जो है 68,000 है से ज्यादा, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज है। अब समझ में आया? 68,000 में 65,000 क्या है? 1.76 वाला जो बताया ना वो है, ठीक है, ब्रॉड गेज है। समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89%
और कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48 विद्युतीकृत हो चुका है। ठीक, समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग इतना, परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का इतना और कुल ट्रैक किलोमीटर का इतना, ये सब छोड़ दीजिए। लगभग 1/3 मार्ग रेलवे का क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। वर्ष मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉडगेज का रेल नेटवर्क का 80% है। चलिए हटाइए ये सब फालतू। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बंबई वीटी, ठीक है, और कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। हार्बर यानी एक तरह का गोदीबाड़ा, बंदरगाह, कुर्ला। बंबई वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में 3 फरवरी 1925 को चली थी। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी, 1925 में। 1900 बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी, यात्री गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो 5 साल के बाद चली थी बंबई और पुणे के मध्य में, डेक्कन क्वीन। लेकिन ये यात्री गाड़ी थी, सवारी गाड़ी, यानी ये यात्रियों को लेकर चली थी। याद रखना, ये सवारी गाड़ी है, ये भी तो बिजली से ही है, और ये भी क्या है, बिजली से ही है। लेकिन वो मालगाड़ी है वो, और ये क्या है, सॉरी, यात्रियों को लेकर चलने वाली ये पैसेंजर ट्रेन हुई। ठीक है, डेक्कन क्वीन, जो 1930 में चली थी, पूछता है एग्जाम में, बंबई और पुणे के मध्य। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी काम कर रहा है वो क्या है, फेरी क्वीन। 1 मार्च 1969 को भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी, 1969 को। इसके पहले राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलती थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। इसमें भी वाईफाई दे दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता ट्रेन समझौता एक्सप्रेस लाहौर और अमृतसर के पास अटारी के मध्य, और थार एक्सप्रेस मुनाबाव, बाड़मेर और सिंध में खोखरा पार के मध्य चलती है। हालांकि अभी बंद है, अभी दोनों ही क्या है, बंद है, क्योंकि दोनों में ही जो है पटरी नहीं खाती है, भारत और पाकिस्तान में। आपस में लोग ठीक हैं, आप देखिएगा कि वहां के कई लोग हैं जो पाकिस्तान के सुलझे हुए लोग हैं। दरअसल मेन दिक्कत हुक्मरानों के पास है, और कुछ उन लोगों के पास जो थोड़ा फैनेटिक टाइप के, थोड़ा कट्टर टाइप के होते हैं, उन लोगों के पास। वरना जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा, जब जैसे आपको ना आटे दाल का भाव जब पता चलने लगता है ना, और जब आप पढ़ने लिखने लगते हैं, तो आपके अंदर का कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का आदमी हो, उसका धीरे धीरे उसकी कट्टरता क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है, और वो ना इससे सोचने लगता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म क्या है, अफीम, एक प्रकार का नशा है। एक बार लत लग गई ना, तो फिर वो जल्दी जाती नहीं है। तो समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच में 2008 को, चितपुर भारत और ढाका उधर बांग्लादेश, मैत्री। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई है। आप लोग टिकट कराने समय देखते होंगे कि इंश्योरेंस कराना है तो 8 आना जो है बढ़ जाता है दाम, 8 आना। कई बार लोग वो 8 आना बचाने के कहते हैं कि नहीं हमको नहीं कराना है, लेकिन जब ट्रेन की जब दुर्घटना होती है तब समझ में आता है कि वो 8 आना कितने काम का था, क्योंकि आपका सफर क्या हो जाता है, 8 आने में ही इंश्योर्ड हो जाता है। और हम जब भी जाते हैं तो उसको हम जरूर लेते हैं, हम छोड़ते हैं कि ना, तो तभी ना उसमें आता है ऑप्शन, ऐसे तो नहीं आता है। तो अब ऐसे जाइए, नहीं, उसमें तो तब मिलेगा ना जब ये साबित हो जाए कि जो है घायल या मृत्यु उसी ट्रेन में मैंने हुआ है, दिख जाए। आने तो क्या करेंगे, सब धीरे से उठा के फेंक देंगे कहीं, जाओ, और कोई मुआवजा नहीं मिलेगा उसके बाद। इसलिए वो भी ध्यान देना है। ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन आता है, इंश्योर करना है सफर को, डू यू वांट टू इंश्योर योर ट्रेवल, यस, तो अतिरिक्त 50 पैसा खर्च से लगेगा, उसमें जुड़ जाएगा टिकट का दाम। हाँ, बहुत कहे तो कि ये है। और इसी को कर करके रेलवे जो है अपना लाखों रुपया जो है करोड़ रुपया अटर्नी कर करके। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई जब ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं तो वही वाला से पैसा जो है आपको निकलता है। ठीक है, ये भी तो बात है। आखिर वो कहाँ से लाएगा, अपने जेब से नहीं लाएगा सरकार, आखिर क्यों उसको कर्जा लेना पड़ता है किसी से, यही सब। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक, और अब तो गोवा से नीचे जो है केरल के मंगलुरु तक, सॉरी कर्नाटका के मंगलुरु तक
जो है इसको देखने को मिलता है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। देखो स्टार लगा दिया है, नीचे में बताएगा कुछ और। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को शुरू हुआ था, गणतंत्र दिवस के दिन। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? ये चलती है गोवा के मडगांव तक, तो फिर कर्नाटक का केरल किसे जोड़ दिए। इसका मतलब है कि इसकी रेलवे लाइन जो है वो आगे बढ़ी है। एनसीईआरटी 12th में भारत लोग और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई अब 760 किलोमीटर है। यह रेलमार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों टनल्स को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। कर्नाटक में यह मंगलुरु तक है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार ये दिया है, और एनसीईआरटी के अनुसार लंबाई और बढ़ा दिया है। ये हो गया क्या? उतने था। अच्छा, उसमें होगा तो आगे आएगा ना। ठीक ठीक, मैंने इसमें आगे और क्या है ऐसे? ये खत्म हो रेलवे वाला, क्या है उसमें? और क्या क्या है? अच्छा ठीक है, वो अगले क्लास में करा देंगे। वो अगला में खींचा जाएगा वहां से, जहां से ये रुका है ना, अगली क्लास में हम लोग वहां से आगे खींच देंगे उसको। वो चूंकि ज्यादा होते चला गया होगा ना, कल वाला ही था ना, ये हो जाएगा ना। 2 क्लास 3 क्लास में क्या खत्म हो जाएगा? ज्योग्राफी और पॉलिटी हो जाएगा, और मॉडर्न इंडिया में है, मतलब 1 सप्ताह अगर चल जाए अच्छा से तो तीनों खत्म। हम्म पॉलिटी में हिस्ट्री अभी खत्म होने के कगार पर है ना। ठीक है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिए हुए लूसेंट में कि नहीं? दिया है, दिया है ना, वही हम पूछना चाह रहे हैं, हमको थोड़ी पता है, हम इस सब थोड़ी सब पढ़े हैं। ठीक है, तो खाली पढ़ाते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 हम एकदम बेसिक बुक से पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं बचपन से लेकर के। तो चूंकि इतना ना बढ़िया से आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाता है कि आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, सुधर जाता है सोच सोच के पढ़ने से। हाँ, और 9th-10th में आईसीएसई बोर्ड में 8th-9th-10th में वो पढ़ाया जाता है जो सीबीएसई बोर्ड आपको 11th-12th में पढ़ाता है। तो पहले ही हम लोग को टेका कर देता है, और उसका जब आप डीयू जैसी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करते हैं तो आपको रोज कॉलेज में जाना पड़ता है उसका पढ़ाने में। उस सब का थोड़ा सा टफ होता। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा। मिल गया पेज पॉलिटी वाला? हाँ चलिए, उसे मोड़ते जाइएगा वहां वहां जहां जहां रुकेगा, कि यहाँ रुक गया, अब यहाँ से आगे हम लोग को खींचना है। तो हम लोग देखेंगे कि लूसेंट खत्म होगा, और अब एक और भी शुरू करना है हम लोग को ना। रविवार टेस्ट सीरीज टाइप का एक तो हम लोग का अपना चलिए रहा है, ये शनिवार को, परसों फिर टेस्ट है। ठीक, इसका जो है रिजल्ट अब आ जाएगा उससे पहले, मतलब कि कौन लोग टॉप किए हैं, कौन लोग क्या किए हैं। और उसके बाद अब शुरू करेंगे गंगा घाट पे भी अपना क्वेश्चन पेपर टेस्ट, अब करेंगे डिसाइड हम लोग उसे। तो जानेगा, पेपर हम सेट करेंगे। तुम्हें आया? और क्या जगह चाहिए? हाँ तो और क्या सब अभी अभी डिस्कशन देखी वो वाला जो सिविल कोर्ट वाला, उसमें क्वेश्चन तो ठीक है पता है आपको पेपर, लेकिन जो डिस्कशन कराए हैं वो देखी वहां पर हाई कोर्ट, वो उसका यूट्यूब पर है। अच्छा अच्छा, वो हमको पता है, वो हम जान रहे हैं। तो वो चीज जो जो उसका डिस्कशन है वो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा उसी लेवल का, लेकिन जो डिस्कशन नहीं होता है उसमें जो कई चीजें जोड़ देते हैं बता। हाँ हाँ, नहीं उसमें डिस्कशन पूरा कराए हैं हम अलग अलग से। हाँ डेली एक दिन अल्टरनेट करके। और हाँ हाँ पता है हमको, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ पता है, हाँ नहीं उसका जो डिस्कशन हम कराए हैं ना वो डाला हुआ यूट्यूब पर, वो देखिएगा। तो
और जैसे वो करा रहे हैं, कराने को तो हम उसमें कंप्यूटर और बाकी सब भी करा दें, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या रहता है ना कि नहीं, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग टीचर होने चाहिए, वो विशेषज्ञ होते हैं। और अब जा करके यूट्यूब पर देखिएगा कि जब हम जीएस करा रहे हैं, तो जीएस का टीचर करा रहा है, मैं अपना एक बता रहे हैं आपको, जब हम इंग्लिश करा रहे हैं तो लग रहा है कि इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है, और जब हम हिंदी करा रहे हैं ना तो लग रहा है कि हिंदी का टीचर है। क्या चीज? मैथ सुरजीत जी करा रहे थे। हाँ, क्या हिंदी का ना, तो हिंदी का किस चीज के लिए, किस एग्जाम के लिए? सिविल कोड के लिए। यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ है कुछ कुछ हिंदी का क्लास, बाकी तो हम करा ही देंगे उस पर। आ सकते, टेस्ट दीजिए, डिस्कशन में सुन लीजिएगा तो उतना में बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे कि वो है ना, कहने का मतलब कि ऑलरेडी है, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन क्या देखिए, चांस तो है कि ले ले। कारण क्या है ना कि इतना ना पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं कि सारे लोग अब सतर्क हो गए हैं कि जैसी कोई घोषणा होती है ना, जो दलाल हैं सब, ये सब शुरू हो जाते हैं सब अपना खेल में, और ना सरकार भी परेशान है। कारण क्या है ना, नहीं है कि जो नीचे जो बैठे लोग हैं, समझ रहा है, मान लीजिए कि अच्छा मान लो कि हम बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, और जो मेरे साथ जो लोग हैं वो सख्ती से काम नहीं करें, हम क्या कर लेंगे? हम सिर्फ कह ही सकते हैं ना, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। अकेला चना भार फोड़ सकता है। तो जब आखिर ये इतना पेपर लीक होता क्यों है? ठीक है, आप सोचिए, एक बच्चा, चलो जो सक्षम है उसकी बात हम नहीं करते हैं, एक बच्चा जो अक्षम है, मान लो कि ट्यूशन पढ़ा के पटना में रह रहा है, और वो अपने ट्यूशन के बच्चों के पेरेंट्स से अनुमति मांगता है कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम परसों से लौट करके 2 दिन के बाद ही हम पढ़ा पाएंगे, परसों तक हम आपके बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे। वो जाता है रांची, वो जाता है कानपुर, वो जाता है कहीं, ठीक है, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि परीक्षा जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब वो वहां से लौट के आता है मुंह बना के, उसको ट्रेन का भाड़ा, वहां रुकने का, रोड रात, थक के आता है, उसको अगला दिन हिम्मत नहीं होती कि जाके ट्यूशन पढ़ाए। क्यों? क्योंकि 2 दिन से वो सोया नहीं होता है, और फ्रस्ट्रेशन, और क्योंकि सोच रहा होता है कि हे प्रभु, ये अगर एग्जाम हो जाता, अब मेरा हो जाता, तो हमको इस कष्ट से क्या हो जाता, कम से कम मुक्ति मिल जाती। तो जो ये लोग जो होते हैं ना, ये जो तथाकथित स्कॉलर बोलते हैं यहाँ पर, पढ़े लिखे जो बच्चा जो चोरी कराते हैं, ये कौन नाम रख दिया स्कॉलर, इन सबका नहीं समझ में आता है। ये तो चोर हैं, ये लोग का चोर स्कॉलर नाम होना चाहिए। और ये बच्चे वो होते हैं ना जो गरीब घरों के पढ़ने वाले तेज बच्चे होते हैं, दलाल इन्हीं को पकड़ते हैं कि कोचिंग में उन बच्चों को पकड़ो जो पढ़ने में तेज है और गरीब है, और जिसको पैसे की लत लगी हुई है। अब वो उसको देंगे पैसा और कहेंगे बेटा तुम बैठो, वो पैसे के लालच में वो बैठता है, और जब पकड़ा जाता है तो उसका पूरा कैरियर क्या हो जाता है, चौपट। हम्म 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 हम्म। और हम ऐसे कई अपने स्टूडेंट्स को हम चेताए हुए हैं कि भूल करके भी इन चक्कर में मत पड़ना। हम्म 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 समझ रहे हैं। तो ये दलाल जो है ना, ये पकड़े रहते हैं लोगों को, और इनकी निगाह में वो तेज बच्चे होते हैं, और ये दलाल उन लोगों को भी खोजते हैं, वैसे लोगों को जिनको ये देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल लिंक, इनका पुलिसिया लिंक और इनका जुडिशियल लिंक है, और ये सोशल मीडिया पर खोजते चलते हैं, और फिर ये इनबॉक्स करते हैं कि सर कैसे हैं आप, नमस्ते, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं फेसबुक पर। हम कहा अच्छा, तो हम पहले उसका पूरा खानदान का हम वो निकलवाते हैं कुंडली कि है कौन, जरा पता करो, तो पता चलता है कि तो बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक। और ये आपसे इसलिए सटना चाह रहा है ताकि कल को अगर कुछ आल जाल में पकड़े जाएं तो भाई साहब हमको क्या करेंगे, बता देंगे। हमको बेटा, जितने पुलिस अधिकारी जो इस सब में लगे रहते हैं ना, उस सब घरे में बैठ करके डिस्कशन होता है, और सबसे पहले पकड़वाएंगे। वही सब, ठीक है। तो इन सबसे बचना चाहिए। चलिए खैर, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 पे आ जाए हम लोग अपना काम पे। उन सबसे बचना है, इन सब दलालों से।
संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होंगे, ये कहा गया है 64 में। 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति वही होंगे जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, यानी अल्टरनेट कहा गया है। और दोनों के बीच में गैप कितना है? 25 अनुच्छेद का। 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 89। यानी 64 है भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर के और 89 है राज्यसभा के सभापति को लेकर के, और दोनों एक दूसरे का ये है। 64 कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो, जिसका मतलब होता है हाँ उपराष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति बोल दिए, मुंह से बोल दिए, मुंह से निकल गया वो। तो जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा के सभापति होंगे। तो इसका मतलब इसीलिए पदेन शब्द यानी एक्स ऑफिसियो यूज किया जाता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। जब हम लोग 89 में पढ़ते हैं तो वहां राज्यसभा की जानकारी दी गई है, तो उसमें कहता है कि सुनो भाई, जो राज्यसभा के सभापति होंगे असल में वही भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, तो दोनों में एक के बतिया कही गई है, लेकिन पलट के कहा गया है। 89 में कहा गया है सभापति के उद्देश्य हिसाब से और 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के हिसाब से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब अगर टाई हो जाएगा ना कभी मैच, तो वैसे में निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको रहेगा? उपराष्ट्रपति यानी सभापति महोदय को। ठीक है। योग्यता, कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति? उसकी क्या योग्यता है भाई? सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, और जहां राष्ट्रपति के लिए लोकसभा लिखा होता है वहां इसके लिए क्या लिखा रहता है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। याद रखना, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर होगा तो जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन से उसका वो पद, बाकी पद सब क्या हो जाएगा? खाली मान लिया जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति या किसी संसद के किसी सदन का यानी एमपी नहीं हो, विधानमंडल का ये नहीं हो, एमएलए अथवा एमएलसी नहीं हो, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से क्या कर दिया है? रिक्त कर दिया, यानी खाली कर दिया है। ठीक है, खाली कर दिया है। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें उन लोगों के नाम शामिल होते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या देते हैं? वोट देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका निर्वाचक मंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संगमनीय मत द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और ऐसा निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके इलेक्शन में केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे, एमपी लोग भाग लेंगे। किसके? उपराष्ट्रपति के। हाँ, और संसद के दोनों सदनों से बने हुए निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, यानी वो 12 भी शामिल होते हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं इनके ये में। यानी जितने एमपीज हैं ना, 543 और प्लस 245, ये सभी जो हैं इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ऑल एमपीज टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेना पड़ता है? शपथ। शपथ मीन्स ओथ और एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन, शपथ। उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म कितने साल तक अपने पद पर बने रहेंगे? आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन भेज सकता है। 67 का क, चाहे तो मन करेगा भैया हमको नहीं रहना, हम इस्तीफा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प, रेजोल्यूशन
द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, यानी फिर लोकसभा ने भी पारित कर दिया है। यानी इनिशिएट कौन करेगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए? राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों में से कोई सर इनिशिएट कर सकता है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का, इसलिए पहले जो है राज्यसभा ये करेगा हटाने के लिए और उसके बाद लोकसभा हटाएगा। तो यहां जो कहा गया ना कि लोकसभा सहमत है, सिंपल मेजोरिटी, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प, कोई रेजोल्यूशन तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना न दे रही हो। पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले वो क्या देना पड़ेगा? 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति अपने चीजों को तैयार करेंगे कि भाई हमको जवाब नहीं दिया जाएगा, राज्यसभा में बुलाया जाएगा, राज्यसभा में अपना वो बोलेंगे कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, हम सही हैं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अगर राज्यसभा उससे संतुष्ट नहीं होगी तो कहेंगे भाई इनको हटाओ। तो 245 लोग में 123 लोग अगर मिल गए तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ पहला रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और अब वो जाएगा लोकसभा में। वहां अगर 543 में 543 में अगर 272 लोगों ने अगर रेजोल्यूशन पर सहमति जता दी तो उसी समय से उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से हटे मानेंगे, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनको तो साइन करना ही है। क्या? केवल निर्वाचित और एमएलए, निर्वाचित एमएलए बस, उसमें मनोनीत नहीं रहते हैं ना, क्योंकि राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं ना। तो निर्वाचित में हटाने में वो आ जाएंगे कुल सदन। हाँ, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका सक्सेसर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा राष्ट्रपति के चुनाव के निपटारे की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जितना भी विवाद होगा, निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य फिर भी अवैध नहीं होंगे, भले वो गलत तरीके से चुनाव जीता हो, लेकिन जब तक वो उपराष्ट्रपति के हैसियत जो भी काम किया है वो सब वैध माना जाएगा। हाँ, उसको भले हटा दिया जाएगा लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य सही माने जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है, इंडियन फिलोसफी नामक बुक भी लिखे हैं, इंडियन फिलोसफी नामक ये बुक। इनको जो है आगे जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो इनको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? दार्शनिक राष्ट्रपति। और इनकी बुक का नाम है द इंडियन फिलोसफी। ठीक है, भगवत गीता बहुत पढ़ते थे, भगवत गीता, कलाम साहब की तरह। डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे चल करके ये भी जो है राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन जी के साथ क्या है कि ये बिहार के राज्यपाल भी रहे, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ये तीनों लिख लेना। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या रहे हैं? जाकिर हुसैन भारत के, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, भारत के ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति रहे हैं। पद पर कार्यरत रहते हुए पहले राष्ट्रपति। और दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, पद पर रहते हुए मर गए थे। और इनके पुस्तक का नाम है अबू खां की बकरी, जाकिर हुसैन की अबू खां की बकरी। ठीक है, और वो इंडियन फिलोसफी। कौन? दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा, अबू खां की बकरी। हाँ, खां खां, अरे खान 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 लिखेंगे तब, खां नहीं होता है, चंद्र बिंदु नहीं होता है खां के ऊपर में। नहीं, फिलोसफर टाइप के आदमी थे इसलिए दार्शनिक राष्ट्रपति। कहां से अम्बेडकर हो गया? फिलोसफर अम्बेडकर। हाँ हाँ, तो उधर तो उससे फिलोसफर को क्या मतलब है? हाँ, वीवी गिरी, ये दूसरे चक्र की मतगणना। इंदिरा जी, इनका जो है, इंदिरा ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी ने अपने ही कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन न करके जो है एक दूसरे उम्मीदवार का समर्थन दिया, वीवी गिरी का। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी हार गए, लेकिन दूसरे चक्र में मतगणना चली गई थी पहली बार। ठीक है, वीवी गिरी के समय में। फिर जीएस पाठक उपराष्ट्रपति हुए,
वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे तब वाली बात हम बता रहे, तो उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है ना। हाँ, गोपाल सुब्बा पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये याद रखिएगा, ये तीनों वो लोग रहे हैं ना जो उपराष्ट्रपति तो रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आगे चल के ये उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे इस टाइप से। लेकिन ये तीन नाम इसलिए याद रखिएगा कि ऐसे लोग हैं जो आगे राष्ट्रपति नहीं बने, बाकी ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बने, आर वेंकटरमण राष्ट्रपति बने, शंकर शर्मा राष्ट्रपति बने, के आर नारायण राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, किरोचिल रामन नारायणन, कोविंद जी, के आर नारायण। इसमें फिर देखो कृष्णकांत, ये भी जो है उपराष्ट्रपति रहे, भैरव सिंह रावत, ये लोग राष्ट्रपति नहीं बन पाए, ये लोग राष्ट्रपति, हामिद अंसारी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, वेंकैया नायडू राष्ट्रपति नहीं बन पाए, और अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65। और उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को उनकी सारी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, प्रिविलेजेस, भत्ते, विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। जितना सैलरी उनको मिलेगा उतना इनको मिलेगा उस समय तक। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा, और वहां डिप्टी स्पीकर बन, उस समय जो वाइस वहां के जो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे वो चेयरमैन बन जाते हैं, सभापति बन जाते हैं उपसभापति। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसको किसका वेतन और भत्ता मिल रहा है? राष्ट्रपति का। हाँ, इसलिए उसको नहीं मिलेगा अभी। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद है 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। 74 में। 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15%, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 15/10 100 × 543। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जितना होगा वो करके देख लीजिएगा आप लोग कितना आ रहा है। ठीक है, जितना भी आ रहा हो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑन प्लेजर, ऑन उसकी इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं, के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। कलेक्टिवली, ठीक है, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद लेंगे और गोपनीयता, कि हम कोई भी भारत का कोई भी ऐसा चीज को सार्वजनिक नहीं करेंगे जो राष्ट्र हित में हो, इसको हम छुपा के रखेंगे। ठीक है, इस चीज को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। गलती से भी अगर कुछ चीज इधर उधर किए, जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, और देशद्रोह चल गया तो भगवानों नहीं बचा पाएंगे उसके बाद। तो पद और गोपनीयता के बाद अनुच्छेद 75 का 4, मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि मंत्री बनते समय वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीना के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और आप सोचिएगा कि उसको दोबारा मंत्री बना दे, इट इज नॉट पॉसिबल इन पूरे टर्म। अब जब तक वो लोकसभा रहेगा तब तक अब वो आदमी मंत्री नहीं बन पाएगा उस पूरे, अब उसको अगला सत्र में आना पड़ेगा। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान
और सुविधाएं प्राप्त होती है। लुटियंस जोन्स में मिला हुआ है बंगला, बड़ा बड़ा एकदम, ठीक है। और दिल्ली में इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार ने क्या किया कि इन सभी को एक जगह करके और 3 बिल्डिंग बना दिया है मल्टी स्टोरीड, गंगा जमुना सरस्वती टाइप में। और इन लोगों को कहा गया है कि भाई साहब देखिए, हर जगह आप लोग की कोठी थी लुटियंस जोन्स में, ठीक है, सैकड़ों हजारों एकड़ में फैला हुआ दिल्ली में, और सब में जो है 5-5 को, 6-6 को, 10-10 को बॉडीगार्ड। अगर कोई मंत्री उंत्री है तो 20-25 बॉडीगार्ड, और अगर कहीं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है तो 60-70-80 को, ठीक है, सब में। अब क्या किया गया, इन सभी लोगों को, जितने सांसद हैं 543 और ये जो 245, और जो बढ़ करके जो 1200 होंगे, इन सभी के लिए जो है फ्लैट बनाया जा रहा है, ठीक है, 3 अपार्टमेंट में, और इन सभी को उसी में रहना, 400 की संख्या में। और उतने पूरा अपार्टमेंट का जितने पुलिसकर्मी 50-60 जो भी होंगे सब सुरक्षा देंगे, अब उसी में ही रहेंगे सब अपार्टमेंट में। और लुटियंस जोन्स का जो जितना बंगला है उस सबका यूज किया जाएगा दूसरे काम, सार्वजनिक कामों में, कि अब इनके सारा सुविधा जो है वो फ्लैट में बंद हो जाएंगे अभी, ठीक है, उसी में। हाँ, वो ठीक रहेगा, उसमें सुविधाएं तमाम रहेंगी, लेकिन अब ये वाला मजा खत्म कि पूरा जो है सबका अपना अपना एगो जमीन रहता था, वो अब खत्म, ठीक है। वो क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम का था, सब वो सब खत्म कर दिया गया। तो ये सब सुविधाएं हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको पूरे सरकार के खिलाफ माना जाता है, और उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना हो जा। क्यों? क्योंकि तुम अपने मंत्री को नहीं बचा पाए, इसका मतलब तुमको अपने मंत्री में भरोसा नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार क्या हो चुकी है, गिर चुकी, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हुआ कि हाँ, कि बहुमत जिसका रहता है लोकसभा में वही सरकार बनाता है। तो सामूहिक रूप से आप संसद को नहीं, केवल आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि सरकार कौन बनाता है, जिसका बहुमत लोकसभा में होता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसीलिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से सब। इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक से गलती हुई तो सब जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 15 अगस्त से लेकर 1964 27 मई तक, अपने मृत्यु तक। लाल बहादुर शास्त्री ये 1.5 साल रहे थे, ठीक है, 11 जनवरी 1966 तक, ताशकंद में इनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी जी पहले 2 बार बनी है ये, ठीक है, 24 जनवरी 1966, ये 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है, और ये 27 मई से लेकर के 9 जून तक भी गुलजारीलाल नंदा थे। गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये बीच बीच में, ठीक है। 27 मई को इनकी मृत्यु हुई 1964 में, और 9 जून तक आए लाल बहादुर शास्त्री इस दरमियान, और फिर जब इनकी मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी को, तो वहां से लेकर के 24 जनवरी तक ये दोनों ही टर्म में जो है गुलजारी लाल नंदा जो थे वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, गुलजारीलाल नंदा। और ये वो शख्स थे जो डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान पर बस पकड़ के ऐसे लटक के जाते थे प्रधानमंत्री बनने रहने के बाद, ठीक है, किराए के मकान पर रहते थे। ये इतने ईमानदार थे, सोचो। और आप बाकी देख लीजिए, गांधी नेहरू परिवार को देख लीजिए, बाकी सब परिवारों को देख लीजिए, यहां देख लीजिए अपने यहां पटना में। तो गुलजारीलाल नंदा को लोग रिस्पेक्ट क्यों देते हैं आज भी? क्यों? क्योंकि उतना होने के बाद भी वो शख्स, उनको कोई पहचान भी नहीं पाता था कभी कभी। कारण क्या था? कि बस में से लटके लटके अपना जा रहे होते थे लोग, कोई अरे गुलजारीलाल नंदा जी, ये सुने भारत के प्रधानमंत्री, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कम से कम यहां से लेकर के यहां 2 सप्ताह और यहां से यहां जो है 2 सप्ताह, यानी देश के कम से कम 4 सप्ताह वो क्या रहे थे, प्रधानमंत्री। और उस शख्स को सोचो, इसे सब लूटते हैं कि लूट लो जितना है, बाद में अपना देखा जाएगा। इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये लोग पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाते थे, तो पहले दोनों कांग्रेस में ही थे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री रह चुके थे। इंदिरा गांधी जी लौट के फिर आई इमरजेंसी के बाद, लेकिन 31 अक्टूबर को उनकी दुखद हत्या हो गई। फिर उनके पायलट बेटा राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री, उनको बनाया गया। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्हीं के वित्त मंत्री थे, उन्हीं ने उनको हटा दिया, ठीक है। लगभग जो है 11 महीना 8 दिन रहे थे, 11 महीना 8 दिन। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर जो है ये 7 महीना रहे, 7 महीना 10 दिन या जो भी। उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए। नरसिम्हा राव जी पूरा जो है अपना एक 5 साल का लगभग टेन्योर पूरा किए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, ये शुरू में जो है आपको 13 दिन की सरकार बनाए थे,
13 दिन की, अब फिर गिर गए थे। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि 96 एक ऐसा साल है जिसमें हमने भारत के 3 प्रधानमंत्रियों को देखा। 96 एक ऐसा साल है जिसमें हमने भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को देखा? 3। दिख रहा है? मई 96 तक हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, मई में जून 1 जून तक हमने देखा अटल जी को, और उसके बाद 1 जून से लेकर आगे हमने पूरा तक देखा एचडी देवगौड़ा को। समझ रहा है? तो ये 96 वो साल है भारतीय राजनीतिक इतिहास का जिसमें हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रधानमंत्री देखे। आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये भी जो है 11 महीना रहे, लगभग 11 महीना भी ठीक से नहीं रह पाए। और अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद बने, पहले 13 महीने के लिए और बाद में 4.5 साल के लिए। और शाइनिंग इंडिया के रथ पे सवार होकर इनको लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, और इसी चक्कर में एल.के. आडवाणी साहब जो है पीएम इन वेटिंग रह गए, भारत रत्न एल.के. आडवाणी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया, 10 साल तक रहे, 10 साल तक, 10 साल 4 दिन रह गए मान लीजिए। नरेंद्र मोदी 2014 से, ये लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी का ये मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड क्या कर देंगे? ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, कारण क्या है? लोकप्रियता में कोई कमी, न तो लोकप्रियता में कमी आई है और न विरोधियों में कमी आई है, दोनों तीव्रतम ढंग से बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके आलोचक जब ज्यादा होंगे इनके विरोधी, तभी ये हारेंगे, ऐसे नहीं हारेंगे। हाँ, चाहे अब बूढ़े हो जाएं, ये हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव हटाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सन के सदस्य नहीं, चंद्रशेखर। नहीं, देख लेते हैं एक बार, वही थे ना, चंद्रशेखर था ना, उन्हीं का था ना लिखा हुआ। सबसे छोटा कार्यकाल 13 अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य देवगौड़ा जी होंगे, देवगौड़ा जी होंगे। 7वां देख लेते हैं, दिक्कत क्या है? देखिए देवगौड़ा पे लिखा, अच्छा 5वां में लिखा है पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये जो थे पद ग्रहण करते समय किसी भी संघ के सदस्य नहीं थे। ये उस समय नागपुर में थे, और नागपुर में इनके पास फोन आया कि आप जितनी जल्दी हो सके वो यहां आइए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को चाहिए था एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जैसे तैसे कांग्रेस को खींच सके और जो विरोध भी ना करे। लेकिन ये भ्रम में थे। नरसिम्हा राव अपने दिन गिन रहे थे, प्रधानमंत्री बनते हैं गाल लाल लाल हो गया, एकदम तगड़े हो गए। ठीक है, और फिर 5 साल खींच दिए और अपने मन से चलाएं जैसे मन वैसे सरकार। ठीक, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य कौन थे? देवगौड़ा जी थे, कर्नाटका में। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी, जो तब सोवियत संघ में था, अब जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में बने थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। गुजराईलाल नंदा 27 मई 1964 9 जून और फिर 11 जनवरी 1966 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे उप प्रधानमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, ये बस क्रिएटेड पोस्ट जनरेट कर दिया जाता है। हाँ, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार होता है, स्वतंत्र प्रभार जिसमें उनके विभाग के ऊपर कोई नहीं होता उनके ऊपर, और राज्य मंत्री केवल जिनके ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, यानी कैबिनेट का निर्माण होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट। राज्य मंत्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम हैं और ये हैं सूरज और आप हैं सुरभि, SUSU। हम लोग जो है, हमको अब प्रधानमंत्री मान लीजिए कि उन्होंने हमको रेलवे का जो है मंत्री, रेल मंत्री बना दिया कि प्रियांक अब आप रेल मंत्री रहिएगा, और आपको सहायता देने के लिए सुरभि और सूरज को रेल राज्य मंत्री बनाया जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चूंकि रेलवे का काम बड़ा टफ होता है, बड़ा लंबा चौड़ा देखना होता है, तो मेन चीज, चूंकि हम कैबिनेट मंत्री हैं तो हम ओवरऑल मुखिया हो गए रेलवे डिपार्टमेंट के। आपको हमने जो है एक काम पूरा रेलवे का सौंप दिया कि आप जो है उसमें कैटरिंग, IRCTC का जो होता है,
रेलवे का रख रखाव ये सब देखेंगे ये वो, और इनको हमने स्टेशन का रख रखाव के लिए कर दिया कि आप जितना भारत में रेलवे स्टेशन उसको देखेंगे, पटरियों को देखेंगे, और आप जो है रेलवे का सारा गाइडेंस देखिएगा, और आप लोग हर सप्ताह या 15 दिन पे हमको एक बार आके रिपोर्ट कीजिएगा दोनों लोग, ठीक है, और हम ओवरऑल देखेंगे। अब समझेंगे राज्य मंत्री का काम क्या होता है। अब मान लो कि आपको राज्य मंत्री बना दिया गया और आपको दे दिया गया पेट्रोलियम मंत्रालय, उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, अब आप राज्य मंत्री हैं, लेकिन आपके साथ हो जाएगा इंडिपेंडेंट चार्ज, क्योंकि आपके ऊपर में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, आप अकेले हैं उस डिपार्टमेंट के प्रधान, लेकिन आप पेट्रोलियम मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। हो सकता है कि आपको आगे चल के प्रमोशन देकर के उसी मंत्रालय में, पेट्रोलियम मंत्रालय में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, तब आप सीनियर हो जाइएगा, ठीक है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के ऊपर में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, और राज्य मंत्री क्यों होता है, क्योंकि उसको असिस्ट करना होता है कैबिनेट मंत्री को। आगे बात समझ में। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है, नेता, भले वो राज्यसभा का भी मेंबर हो, लेकिन नेता वो क्या होता है, बेसिकली लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सम्मन बुलाने, सत्रावसान करने, जो प्रोरोगेट करने संबंधी एडवाइस देता है, वह किसी भी समय लोकसभा को, ठीक है, डिसॉल्व करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, भंग। जैसे अब चुनाव का टाइम आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रपति से कहेंगे कि सर अब जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, भंग कर दीजिए, ठीक, क्योंकि चुनाव होना है अब, और जब चुनाव होगा शुरू तो वो भंग लोकसभा के प्रधानमंत्री रहेंगे, मतलब देश के, लेकिन लोकसभा भंग हो चुकी है, उनकी ताकत कम हो चुकी रहेगी, सारा ताकत जो है चुनाव आयोग के पास होगा। हाँ वो तो रहेंगे ही, बिना उनके फिर काम कैसे चलेगा, छोटा मोटा सब काम, बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ अगर कोई देश आक्रमण कर दे उस समय तो राष्ट्रपति के साथ मिलकर के तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, फिर उस समय नहीं, वो आपातकाल हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, संसद के पटल पर वो क्या करता है, सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होगा वही इन सब का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग, ठीक है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या होते हैं, सेतु होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत के एजी अटॉर्नी जनरल, भारत के कैग, यूपीएससी के चेयरमैन और उसके 10 सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों और अन्य नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देता है, एडवाइस देता है, परामर्श देता है, और राष्ट्रपति इन परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति इन परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि हटाइए इसको, और राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाएगा। वो मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। सरकारें गिर जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिया तो तेजस्वी जी को इस्तीफा देना पड़ा, उन लोग सब अपने आप हट गए, ठीक है, अब फिर सामने जाके फिर से पद ग्रहण कर लिए। प्रधानमंत्री तो देखिए आप लोग नीतीश कुमार जी पे हंसिएगा तो राजद और भाजपा नहीं हंसने वाला काम कर रही है। आखिर आप कैसे हैं कि मिलने के लायक हैं? अभी जो नीतीश कुमार कह दें राजद को कि चलो हम फिर सरकार बनाते हैं, देखिए दौड़ के आ जाएंगे, तो खाली नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, भाजपा राजद पलटी नहीं मार रही है। इस सब जो है सत्ता के खिलाड़ी हैं, इन सबको येन केन प्राकरण जो है सत्ता अपने पास रखना है। बिहार जाए तेल लेने, ठीक है, इतना साल हो गया आजादी का, 75 साल से ऊपर हो गया और अभी तक हम लोग देश के सबसे पिछड़े आ जाए, इन्हें शर्म तक नहीं आती है कि हम लोग देश के हर मामले में सबसे पिछड़े हैं, आखिर इसको आगे करने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम लोग जो है बिहारी जो है देश में गाली के पर्याय भी बन चुके हैं, ठीक। क्या किया जाए, दुख के अलावा आप कुछ नहीं। हाँ नहीं तो सत्ता हाथ में लो आगे बढ़ के और फिर ठीक करो सभी चीजों को। यहाँ कास्टिज्म बहुत है ना, जब तक कम नहीं होगा बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि अपने आप जो है प्रधानमंत्री की मृत्यु तथा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है, और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति तुरंत जो है दूसरे प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर क्या रहे हैं, बने रहे हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही, बीच में चुनाव हार गई थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, और दूसरी बार लोकसभा की सदस्य। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वास प्रताप सिंह। कैसे याद रखिएगा, विश्वास याद रखने के लिए ये याद रखना, विश्वास विश्व याद रहेगा हमेशा, ठीक है। विश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, सासाराम के, हमारे जिले के जगजीवन राम का, जो लगभग 32 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, कभी मंत्री कभी उप प्रधानमंत्री। क्या श्रम मंत्री थे पहले, फिर उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, हमारे जिला से हैं जगजीवन राम, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमित कौर, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री थी देश की। मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इस पद पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो बैठा रहता है वो भारत का सबसे बड़ा सिविल सर्विस अधिकारी रहता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसमें जो बैठता है दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस के पोस्ट में सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। इससे बड़ा पोस्ट किसी को नहीं माना जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री का अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, सीएस राजीव कुमार। आईएएस का सपना वाला पोस्ट होता है, जिसका रैंक होता है उप मंत्री के बराबर, जिसका रैंक क्या होता है, डिप्टी मिनिस्टर के बराबर होता है, ठीक है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड जितना आईएएस अधिकारी है सब यहीं पे कदम जाएगा, ठीक है, सीएस। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस हैं। अब सोचो जो हम लोग के पाठक जी हैं वो 1900 शायद 92 बैच के हैं या 90 बैच के हैं, 90 बैच के हैं, 1990 बैच के। और जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी किस बैच के हैं, 84, 6 सालों से। हम लोग के जो आमिर सुभानी जी हैं वो 87 बैच के हैं, अतुल प्रसाद जी 87 बैच के थे। उनसे भी 3 साल सीनियर कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत के। इन लोगों से भी अंदाजा लगा लीजिए कि कितना सीनियर आईएएस है। अब 22 साल में बने थे आईएएस, इसीलिए वहां तक पहुंच गए। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा। वित्तीय संसाधनों का आवंटन, किसको कितना पैसा जाएगा वो कौन देगा, वित्त मंत्रालय। खत्म, ठीक है। 11 पेज आज भी समेटा गया, कल और आज में 21 पेज खत्म। अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग और तेजी से इसको खींचेंगे, फिर आप लोग देखेंगे कि लूसेंट देखते देखते क्या हो गया, हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। हाँ।